हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर मॉड्यूल डी का यूनिट 31 जो कि क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो पहले हम इसके इम्पोर्टेंस एंड पर्पस देखेंगे कि क्रेडिट को कंट्रोल करना और मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग जो है ये नॉर्मली हम लोग इसको लोन रिव्यू मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग बैंक जो भी लोन देती है तो उससे हम लोग ये इंश्योर कर पाते हैं कि बोरोवर ने जिस पर्पस के लिए लोन लिया है क्या वो उसी पर्पस के लिए उस फंड को यूटिलाइज कर रहा है, कहीं वो डाइवर्सन ऑफ बैंक फंड तो नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि बैंक अगर डिटेक्ट कर ले तो वो उसको उसी समय रोक सकती है और प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकती है। इससे हम लोग ये भी देखते हैं कि जिस बोरोवर को हमने लोन दिया है तो उसने जो प्रोजेक्टेड जो उसके प्लान्स थे वो उसने हमें सबमिट किया है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहा है या फिर उसका जो प्रोजेक्ट है वो उस तरीके से नहीं फॉलो अप हो रहा है जिस तरीके से उसने बैंक को सबमिट किया था। तो अगर बैंक इसको मॉनिटर करे तो वो उसको डिटेक्ट कर सकती है और वो उस बोरोवर को नोटिस दे सकती है और उसके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन भी ले सकती है। और अगर तीसरा पॉइंट दे रहा है कि अगर उसको एक्शन लेने के बावजूद भी अगर जो बोरोवर है उसने जो उसके प्लान्स हैं और वो उसको डिटोरिएट करता ही जा रहा है तो फिर बैंक जो है वो उसके अगेंस्ट हार्श एक्शन लेने के लिए डिसाइड कर सकती है और वो जो उसको एडवांस दे रखा है उसको रिकॉल भी कर सकती है और उसने जो सिक्योरिटी दिया है उसको सीज भी कर सकती है। लेकिन ये जो डिटेक्शन है फ्रेंड्स, ये डिटेक्शन अर्ली स्टेज में होना चाहिए ताकि आगे जाके बैंक को कोई भारी नुकसान ना हो और सिक्योरिटी के रिड्यूस होने के चांसेस भी कम हो जाएं। नेक्स्ट जो है अवेलेबल टूल्स फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग, एलआरएम मतलब लोन रिव्यू मैकेनिज्म। तो जो टूल्स अवेलेबल है उसमें पहला है कंडक्ट ऑफ द अकाउंट्स विद द बैंक। हम लोगों को बोरोवर का अकाउंट का जो कंडक्ट है उसको इंस्पेक्ट करना होता है। इससे हमें काफ़ी सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, जैसे कि उस इंटरप्राइज का जो फिनेंशियल हेल्थ है वो कैसा है, उसने जो लोन ले रखा है उस फंड को वो सही तरीके से यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं, कहीं उसके अकाउंट में फ्रीक्वेंट ओवर ड्राइंग्स तो नहीं हो रही है, उसके बिल्स और चेक रिटर्न तो नहीं हो रहे हैं, वो स्टॉक या रिसीवेबल्स स्टेटमेंट सबमिट करने में डिले तो नहीं कर रहा है, उसका टर्नओवर कहीं लो तो नहीं है, या फिर वो ट्रांजैक्शन जो है किसी अदर बैंक में रूट तो नहीं कर रहा है, वो इंटरेस्ट देने में या इंस्टॉलमेंट में रीपे करने में कहीं डिले तो नहीं कर रहा है, उसकी कोई एलसी तो डिवॉल्वमेंट नहीं हो रही है या फिर बैंक गारंटी का इन्वोकेशन तो नहीं हो रहा है। और जो भी अनसेटिस्फैक्ट्री फीचर्स जो है उसको हम लोग इसके थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। और हमें जो बोरोवर्स का गोडाउन है उसको भी फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन करना चाहिए, जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी उसके सेल प्रोसीड्स हैं वो उसके बोरोवर के अकाउंट के थ्रू रोटेट हो रहे हैं, कहीं किसी दूसरे मीन्स से वो फंड इधर से उधर डाइवर्ट तो नहीं कर रहा है। और उस केस में अगर हम लोग चाहें तो उसके जो स्टॉक है स्टॉक को हम लोग हाइपोथिकेशन की जगह पे प्लेज भी कर सकते हैं। प्लेज का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उसका जो पोजीशन है वो बैंक के पास उसे रखना होगा या बैंक का उस पर ज़्यादा जो है वो बैंक उसको अपने इसमें रख सकता है पोजीशन में, तो उसी को हम लोग प्लेस कहते हैं। और हाइपोथिकेशन में होता है कि जो हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट हो जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन पोजीशन जो है वो बोरोवर के साथ ही रहती है। तो पीरियोडिक इंफॉर्मेशन सबमिटेड एज पर द टर्म्स ऑफ एडवांसेस। तो जो बोरोवर है वो अपना उसके स्टॉक स्टेटमेंट, उसके रिसीवेबल्स के स्टॉक स्टेटमेंट सारे जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे सबमिट कर रहा है कि नहीं। ये जो इंटरवल है फ्रेंड्स वो नॉर्मली मंथली होता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में आप देखोगे बोरोवर को जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो मंथली सबमिट करना होता है। कुछ केसेस में ये 6 मंथ्स या हाफ ईयरली या ईयरली होता है या क्वार्टरली भी होता है। तो बैंक जो है इसी स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे उसकी ड्रॉइंग पावर जो है वो कैलकुलेट करती है। तो वहाँ से हमें ये देखना होता है, ये स्क्रूटनी करना होता है कि कहीं उसके कुछ स्टॉक जो है वो नॉन मूविंग तो नहीं है, कोई ओल्ड रिसीवेबल्स तो नहीं है। तो नॉर्मली जो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड रिसीवेबल्स होते हैं हम लोग उसको डीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद हमें जब उसके गोडाउन वगैरह के हम जब इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें ये स्टॉक स्टेटमेंट से उसको टैली करना होता है, क्रॉस चेक करना होता है कि कहीं उसमें कोई डेविएशन तो नहीं है, कोई फॉल्स रिपोर्टिंग तो नहीं है। और स्टॉक को फिजिकली वेरीफाइड करना होता है रैंडम सिलेक्शन बेसिस पे। नेक्स्ट है स्टॉक रिसीवेबल्स ऑडिट कंडक्टेड बाय द बैंक। स्टॉक ऑडिट जो है वो बैंक नॉर्मली ऑडिट कराती है
जो मीडियम साइज या लार्ज साइज के जो लोन्स होते हैं उसमें। और इस ऑडिट का पर्पस होता है कि जो उसने स्टेटमेंट सबमिट करी है बोरोवर ने, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना। नेक्स्ट है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये जो है कंपनीज को नॉर्मली वंस इन ए ईयर देना होता है, और इसमें जो है काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं कि वो फंड का क्या यूज़ कर रहा है, कहीं फंड का डाइवर्सन तो नहीं है, उसका फिनेंशियल हेल्थ कैसा है, उसके रियलाइजेशन ऑफ डेट वो किस तरीके से कर रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। और वर्किंग कैपिटल लिमिट्स में हम लोग जब भी रिन्यूअल करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें ऑडिटर रिपोर्ट से काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है पीरियोडिक विजिट एंड इंस्पेक्शन। तो पीरियोडिक विजिट एंड इंस्पेक्शन क्या है? इससे क्या होता है कि हम लोग जब फील्ड विजिट करते हैं तो हम लोग ये पता कर पाते हैं कि वहाँ जिस एक्टिविटी के लिए बोरोवर को लोन दिया गया है वहाँ पे वो एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। ये हमें ये भी मदद करता है पता लगाने में कि उसके स्टॉक का पोजीशन क्या है और उसके अदर एसेट जो जिसपे कि बैंक ने चार्ज किया हुआ है उसकी क्या कंडीशन है। इसमें बैंक्स जो है जो भी चार्ज ओवर हमने किया है लोन देते वक्त बोरोवर के जो भी एसेट हैं या जो भी उसने लोन से जो एसेट क्रिएट किया है, तो उसके ऊपर बैंक का जो नेम है वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए। फिर है इंटरेक्शन विद सेलेक्ट क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। हमें कुछ क्रेडिटर और डेटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। पीरियोडिक स्क्रूटनी ऑफ बोरोवर्स बुक ऑफ अकाउंट एंड द अकाउंट मेंटेन विद अदर बैंक्स। हमें उसके अकाउंट्स का पीरियोडिक ये भी करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए। मार्केट रिपोर्ट्स अबाउट द बोरोवर एंड द बिजनेस सेगमेंट। हमें उस बोरोवर के मार्केट रिपोर्ट को भी स्टडी करना चाहिए। ये रिपोर्ट नॉर्मली जो है वो इंडस्ट्री एसोसिएशन या रेटिंग एजेंसी के थ्रू मिल जाती है। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग बैंक्स नॉमिनी ऑन कंपनीज बोर्ड। अगर बैंक चाहे एक्सेप्शनल केसेस में या फिर काफ़ी लार्ज अगर कोई लिमिट दे रखा है बैंक ने, तो बैंक जो है कंपनी के बोर्ड में अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर सकती है, जो कि उसके इम्पोर्टेंट डिसीजन पे निगरानी रख सकता है। नेक्स्ट है क्रेडिट ऑडिट। क्रेडिट ऑडिट जो है ये बैंक के किसी भी इंटरनल स्टाफ के द्वारा कराई जा सकती है जिसको कि क्रेडिट का एडिक्वेट एक्सपीरियंस है। क्रेडिट ऑडिट जो है वो ये एग्जामिन किया जाता है कि जो भी सैंक्शन या पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस के जो भी कंप्लायंस है रूल्स रेगुलेशन है वो वहाँ पे फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि क्रेडिट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ध्यान से पॉइंट्स देखिएगा क्योंकि जो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये यहाँ से रेज होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो। आप क्रेडिट ऑडिट करने से क्या क्या हो सकता है वो चीज़ इसमें बताई जा रही है। तो इससे क्या होता है कि आपका क्रेडिट पोर्टफोलियो का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है। आप सैंक्शन प्रोसेस को रिव्यू कर सकते हैं, जो भी लार्ज लोन है उसके कंप्लायंस स्टेटस को चेक कर सकते हैं, जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसके आप फीडबैक ले सकते हैं, जो भी क्रेडिट रिस्क असेसमेंट है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं, और आप अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिमेडियल मेजर्स जो है उसको प्रिवेंट करने के उसको सजेस्ट कर सकते हैं। आप करेक्टिव एक्शन को रिकमेंड कर सकते हैं जिससे कि क्रेडिट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, और क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन और क्रेडिट स्किल्स ऑफ स्टाफ को भी आप इसके थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट। क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का क्या स्ट्रक्चर है? तो ये नॉर्मली एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है या फिर इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो भी क्रेडिट ऑडिट का काम कर सकती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट। क्रेडिट ऑडिट डिपार्टमेंट का काम फंक्शन क्या क्या है? तो ये क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट्स को प्रोसेस करती है, उसको एनालाइज करती है और उसमें फाइंडिंग्स निकालती है, और जो भी डिपार्टमेंट या कंसर्न फंक्शनरीज हैं उनको वो एडवाइस करती है कि आपको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करने हैं। वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है के साथ फॉलोअप करती है, जो टॉप मैनेजमेंट है उनको अप्राइज करती है, और जो भी मैसेज रिस्पॉन्सेज जो रिसीव्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट्स को क्लोज करती है। मतलब क्रेडिट ऑडिट रिपोर्ट्स में जो भी डेफिशिएंसीज उसको दी जाती है वो उसको ठीक करवाती है और उसके बाद उस ऑडिट रिपोर्ट को वो क्लोज करती है। उसके बाद है टू मेंटेन डेटाबेस ऑफ एडवांसेस सब्जेक्टेड टू क्रेडिट ऑडिट, और वो डेटाबेस भी मेंटेन करती है कि कौन कौन से एडवांसेस को क्रेडिट ऑडिट की जरूरत है। नेक्स्ट है स्कोप एंड कवरेज। स्कोप एंड कवरेज में क्या क्या है फ्रेंड्स? पहला है पोर्टफोलियो रिव्यू। पोर्टफोलियो रिव्यू में क्या होता है कि हम लोग एग्जामिन करते हैं किसी भी क्रेडिट या स्टेटमेंट पोर्टफोलियो जो है
उसकी क्वालिटी को, और उसके बाद उसके इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्टिव मेजर जो है वो सजेस्ट करते हैं। फिर है लोन रिव्यू। लोन रिव्यू में हम लोग सैंक्शन प्रोसेस को रिव्यू करते हैं और पोस्ट सैंक्शन प्रोसेस को भी रिव्यू करते हैं। और ये किस किस केसेस में हम लोग लोन रिव्यू करेंगे फ्रेंड्स? जो भी फ्रेश प्रपोजल होते हैं लोन को, या फिर जो भी रिन्यूअल हो रही है लिमिट, तो विद इन 3 to 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन जो है हम लोगों को लोन रिव्यू करना चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स है जिनकी की सैंक्शन लिमिट जो है कट ऑफ से इक्वल या उससे ज़्यादा है, या फिर साइज ऑफ एक्टिविटी पे भी ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके के लोन को रिव्यू करना है। नॉर्मली फ्रेंड्स ये बैंकों में जो है अभी PSU में जो चल रहा है, तो 2 lakhs फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स एंड 5 lakhs फॉर सिक्योर्ड लोन्स, उससे एबव जो भी लोन होती है उस पर आपको लोन रिव्यू मॉनिटरिंग आपको करना होता है। जो रैंडमली सिलेक्टेड से 5 to 10% जो प्रपोजल्स हैं रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब जो भी पोर्टफोलियो है उसके 5 to 10% जो प्रपोजल्स हैं उनको भी आपको रैंडमली जो है वो रिव्यू करना चाहिए। जो भी अगर आपके ब्रांच में किसी सिस्टर कंसर्न ग्रुप या एसोसिएट कंसर्न्स का अगर कोई लोन अकाउंट है तो उसे भी हमें रिव्यू करना चाहिए। अगर वो कट ऑफ लिमिट से कम भी है तो भी उसको रिव्यू करना ज़रूरी है। अभी एक्शन पॉइंट्स फॉर रिव्यू क्या क्या है, हम लोग को रिव्यू में क्या क्या देखना चाहिए? तो हम लोग रिव्यू में देखेंगे कि बैंक्स के जो भी कॉम्प्लायंस है, जो उसकी पॉलिसी है, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस है, वो सैंक्शन में फॉलोअप की गई है या नहीं की गई है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सही से लिया गया है या नहीं लिया गया है, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट किया गया है या नहीं किया गया है, और जो अकाउंट है उसका कंडक्ट कैसा है उसे भी एग्जामिन करना चाहिए। अगर कोई चीज़ जो है वो ओवरसी हो गई है तो उसको जो फंक्शनरी हैं जो इसको रिव्यू करते हैं उसमें अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटीज़ है तो उसको पॉइंट आउट करना है और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को डिटेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग रिमेडियल मेजर जो है वो प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू। रिव्यू का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे लोन अकाउंट जो कि हाई रिस्क अकाउंट है उनको हर 3 मंथ में रिव्यू करना चाहिए। एवरेज रिस्क वाले अकाउंट को हर 6 मंथ्स में और लो रिस्क वाले अकाउंट को 1 साल में। तो इससे क्या क्या हम लोग रिव्यू देखेंगे, इससे क्या होता है कि फीडबैक जो है वो जनरल रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस में हम लोग फीडबैक ले सकते हैं। वो भी जो भी पॉलिसी प्रोसीड्योर प्रैक्टिसेस हैं उसको एग्जामिन कर सकते हैं, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम और कोई उसमें अगर एक्सेप्शन है तो उसको हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं, कोई करेक्टिव एक्शन है तो उसको रिकमेंड कर सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर कोई कुछ अगर बुरा होने वाला है या कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड फॉर क्रेडिट ऑडिट। क्रेडिट ऑडिट के लिए क्या क्या प्रोसीड्योर फॉलो करना होता है? तो क्रेडिट ऑडिट जो है वो ऑन साइट कंडक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। ऑन साइट का मतलब ब्रांच में जहाँ पे कि वो लोन जो है वो जो अप्रेज किया गया है और जहाँ पे उसकी ऑपरेटिव क्रेडिट लिमिट जो है वो अवेलेबल है। अभी जो कंडक्ट ऑफ अकाउंट्स का जो रिपोर्ट है उसको आपको करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस से कलेक्ट करना है और उसको ऑडिट करना है। क्रेडिट ऑडिटर्स को ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है कि उनको पर्सनली जाके बोरोवर के फैक्ट्री या ऑफिस प्रेमिसेस को विजिट करना पड़े, इंस्पेक्ट करना पड़े। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग का चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।